वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, इसके अंदर हम होपफुली आज ऑफर जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज ऑफर कंप्लीट होएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कंसीडरेशन। पहले प्रॉमिस के बारे में देखेंगे एक बार, प्रॉमिस देख के उसकी डेफिनेशन के बारे में देख के देन उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ऐड होएगी तभी तो आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी ऑफर। तो हम इसके बाद कंसीडरेशन जो है देखेंगे। तो कंसिडरेशन के ऊपर भी इसी तरह एक पूरा लेक्चर होएगा एंड होपफुली जो हमारी कोशिश है, हमारी जो ट्राई हम करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये है, हम इसको 50 लेक्चर्स, टोटल 50 लेक्चर्स में ये कोर्स जो है हम कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। एक दो लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज 50 लेक्चर्स जो है लेके चलना। सो इनके अंदर जो है, इनको अगर स्टडी कर लोगे, ये 50 लेक्चर्स अगर देख लोगे तो इनके अलावा कुछ और स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हमने ऑफर जो पढ़ा था उसके आगे हम फर्दर देखते हैं, उसकी टाइप्स देखते हैं, फिर उसका रेवोकेशन देखते हैं। अगर रेवोकेशन होती है तो क्या वेज होते हैं, क्या मैनर है रिवोक करने के। देन एक्सेप्टेंस देखेंगे, अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके क्या इसेंशियल्स होते हैं एक्सेप्टेंस के, किस मैनर में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट जो टाइप है ये है हमारी एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मीनिंग होता है कि अपना व्यू जो है उसको, अपने व्यूज को जो है एक्सप्रेस करना अगले पर्सन, दूसरे पर्सन के सामने। और ये जो एक्सप्रेस करना हो सकता है, ये राइटिंग में भी हो सकता है और ये जो है ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। तो ये हमारी है एक्सप्रेस ऑफर। एंड इम्प्लाइड का मतलब होता है कि एक्सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट ना होना, एक्सप्रेस ना करना रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, उसको बोल के उसको जो है उसको एक्सप्रेस ना करना। तो इम्प्लाइड जो है ये बाय कंडक्ट हो सकती है, कि जो बाय कंडक्ट मतलब कोई एक्टिविटी करना जिससे ये पता लग जाए कि हाँ ये ऑफर जो है ये की जा रही है। ठीक है जी। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, एक्सप्रेस के मोड्स दो हैं, रिटन, राइटिंग एंड सेकंड ओरल। एंड इम्प्लाइड जो है ये बाय कंडक्ट होती है। और ये दोनों कैटेगरीज, दोनों टाइप्स जो हैं ये अपना सेक्शन जो 9 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसके अंदर गिवन है, दोनों सेक्शन 9 में फॉल करती हैं। तो सेक्शन 9 का टाइटल ही ये बोलता है कि promises express and implied. सेक्शन 9 को एक बार रीड कर लेना। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी promise is made in words, the promise is said to be express. And in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, otherwise than in words मतलब by conduct. इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि अगर बाय कंडक्ट होती है तो वो हमारी होती है implied offer. The promise is said to be implied. Next is category थर्ड। थर्ड टाइप जो है ये है हमारी जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है कि हम ओपन में जो है पब्लिक को कोई ऑफर कर रहे हैं और वर्ल्ड को जो है हम ऑफर करने हैं एट लार्ज। ठीक है, ओपन में हम जब किसी को ऑफर करते हैं, सारे लोगों को ऑफर करते हैं, तो वो हमारी होती है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता है, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, उसको पकड़ना होता है पुलिस ने, तो डी क्या करते हैं कि ऑर्डर आ जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं। तो ऑर्डर्स आ जाते हैं किस चीज के, कि अगर ये पर्सन जो है कोई पकड़ लेता है या कोई इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है तो उसको जो है इतने लाख, इतने ये हैं, इतना ऐसा ये प्राइज मिलेगा। तो वो जो होता है और उसके पोस्टर्स जो हैं लग जाते हैं जगह जगह पे। तो
वो जो होती है हमारी जनरल ऑफर होती है, कि अगर उसको कोई फुलफिल कर लेगा, अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, अगर उस कंडीशन को कर देता है कंप्लीट, तो इसका मतलब ये है ही और she deemed to have accepted that offer. So जनरल ऑफर होपफुली समझ आ गया होगा कि जब लोगों को, हम पब्लिक को खुलेआम जब कोई ऑफर करते हैं तो वो होती है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो वो है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। इस केस को हम आगे देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, पहले एक बार टाइप्स देख लेते हैं। फिलहाल के लिए ये माइंड में बिठा लेना कि जनरल ऑफर के अंदर इंपॉर्टेंट केस जो है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त, और एक केस और था कार्लिल वर्सेस, इसी के अंदर कार्लिल वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक बॉल कंपनी, कुछ ऐसी स्मोक बॉल कंपनी, ये इंग्लिश केस था। तो ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट केसेस थे हमारे जनरल ऑफर के ऊपर, ठीक है। फर्दर स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? स्पेसिफिक ऑफर मतलब जब हम कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही देते हैं कि वो ऑफर जो है सिर्फ वो ही पर्सन जो है एक्सेप्ट करेगा, स्पेसिफाइड पर्सन जो कि खुद ही जो है पर्सनली इसको एक्सेप्ट करेगा। ही इज नॉट एबल और ही हैज नो राइट टू ऑथराइज एन एजेंट। सो यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब भी यही है कि वो पर्सन खुद जो है इसको एक्सेप्ट करेगा अगर करना चाहता है तो स्पेसिफिक ऑफर ये होती है कि किसी स्पेशल पर्सन को ऑफर करना। फर्दर जो है हमारी कैटेगरी है, फिफ्थ टाइप जो है वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ये होता है कि जैसे ए पर्सन है, एक पार्टी, दूसरी बी है, ए ऑफर करती है बी को और उसी टाइम बी जो है ए को ऑफर कर देता है, तो दोनों क्रॉस हो जाती हैं ऑफर्स, तो ये हो जाती हैं क्रॉस ऑफर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने पहले ऑफर किया है उसकी ऑफर जो है कहीं ना कहीं दब जाएगी, जी नहीं। जो पहले ऑफर करेगा उसका इंडिपेंडेंट एक्सेप्टेंस होना बहुत रिक्वायर्ड है और दूसरी ऑफर का एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है। पहले जो फर्स्ट ऑफर आई है उसका एक्सेप्ट होना सबसे ज्यादा जो है जरूरी होता है। सो आगे सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जैसे अब ए पर्सन है, बी पर्सन है, दोनों पार्टीज हैं। ए ने ऑफर किया बी को, किसी चीज के लिए ऑफर किया, किसी एक्ट के लिए या किसी बिजनेस के लिए, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए ऑफर करता है बी को, तो बी उसी टाइम क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज कर देता है कि अगर तुम ऐसे करते हो तो मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये होती हैं हमारी काउंटर ऑफर। तो ये हमारी होएगी काउंटर ऑफर। होपफुली काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। और जो काउंटर ऑफर है ये हमारा सेक्शन जो है, काउंटर ऑफर के साथ ही लिख देती हूँ, सेक्शन जो है ये 7 का सबसेक्शन 1 है। और सेक्शन को लिखने का तरीका जो होता है वो होता है, मेंस में जब हमने सेक्शन लिखना है कोई तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, सब सेक्शन 1 ऑफ section 7. This is the right way to write subsection 1 of section 7 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने का जो होता है राइट वे होता है सेक्शन नंबर लिखने का। सो फर्दर काउंटर क्लेम को समझ लिया होगा सबने, क्रॉस एंड काउंटर दोनों को। काउंटर मतलब कि एक दूसरे के ओपोज चले जाना। ए ने ऑफर किया तो बी जो है अपनी ही कंडीशन जो है लगा देता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो अपनी ऑफर जो है उसके ऊपर जो है इंपोज कर देता है, कंडीशन जो है इंपोज कर देता है। फर्दर जो लास्ट टाइप है ऑफर की वो है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। कॉन्टिन्यूइंग ऑफर
सो कंटिन्यूइंग ऑफर जो होती है इसका मतलब ये होता है कि ये ऑफर जो है ओपन रहती है एक्सेप्टेंस के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए जो है ये ओपन रहती हैं एक्सेप्टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सप्लाई ऑफ गुड जैसे टेंडर करते हैं ना, टेंडर, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स as may be required. So as may be required. So इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ऑफर जो कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए उसकी वो ओपन में पड़ी रहती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या है कि गुड्स क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ये स्पेसिफाइड हो सकती है। जैसे गुड्स हैं, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज, तो गुड्स जो हैं ये स्पेसिफाइड हो सकती हैं, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी स्पेसिफाई हो सकती है सप्लाई करने के लिए विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। इवन स्टिल दैट मे ऑल्सो बी अ कंटिन्यूइंग ऑफर। तो इस केस में भी जो है वो हमारी कंटिन्यूइंग ऑफर ही कंसीडर की जाती है, कंसीडर की जाती है स्टैंडिंग ऑफर। तो इसके अंदर एक केस है जो कि है बंगाल कॉल कंपनी वर्सेस होमी वादिया। बंगाल कॉल कंपनी वर्सेस होमी वादिया एंड कंपनी। सो ये जो है स्टैंडिंग ऑफर के ऊपर केस है। सो होपफुली सबको टाइप्स क्लियर हैं ऑफर की। अब आगे हम ऑफर के रिगार्डिंग फर्दर जो है स्टडी करेंगे, इसका रेवोकेशन और इसके जो है एक्सेप्टेंस, इसकी जो है उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो है ये करेंगे हम रेवोकेशन, ऑफर की रेवोकेशन करेंगे एंड मैनर करेंगे कि ये रिवोक कैसे करी जा सकती है, क्या मैनर है, क्या तरीका है, प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका लगा के इसको रिवोक कर सकते हैं। Revocation may be revoked at any time before the acceptance is completed against the promisor. So, acceptance जो है complete होने से पहले कभी भी ऑफर जो है ये रिवॉक करी जा सकती है एट एनी स्टेज, और ये बाय एन एक्ट भी की जा सकती है किसी एक्ट के द्वारा, या फिर बाय ओमिशन भी की जा सकती है। सो बाय एक्ट भी और बाय ओमिशन भी की जा सकती है। ओमिशन मतलब कि टाइम पे अगर रिप्लाई ना करना उस ऑफर का तो वो डीम्ड की जाती है टू बी रिवोक्ड। इसके जो मैनर है वो ये है, ये इनके साथ जो पहले डील करते हैं वो सेक्शन डील करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर के साथ, सेक्शन नंबर 3, एंड जो सेक्शन नंबर 6 है इसी से डील करता है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 3। 3 के अंदर तो कुछ नहीं है, 3 के अंदर बस ये बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के बारे में बताया है कि अगर करना चाहे तो कैसे कर सकता है, बाय एक्ट के द्वारा और बाय ओमिशन के द्वारा। आगे इनके मैनर क्या है। फर्स्ट तो है कि बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रपोजर है वो नोटिस दे सकता है रेवोकेशन का, नोटिस दे के वो जो है इसको रिवोक करवा सकता है, दूसरी पार्टी को ये नोटिस देगा। तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सेकंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, 6 सबसेक्शन 2 ये कह रहा है बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब कि उस ऑफर के अंदर कुछ टाइम स्पेसिफाई कर रखा है कि 15 डेज के अंदर अंदर तुम्हें ये ऑफर जो है एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर, अगर ये रीजनेबल टाइम जो है, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, टाइम जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, लैप्स जो है, जो टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए वो रीजनेबल जो है होना चाहिए। एंड व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? Reasonable time is a question of a fact and it is mentioned under section 46
की जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 47 की एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके बारे में बोल रही है, रीजनेबल टाइम के बारे में, कि व्हाट इज रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सो लैप्स ऑफ टाइम, अगर वो टाइम उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, देन इट विल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड और रिवोक्ड। थर्ड जो है वो है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑफर के अंदर कोई इन्होंने कंडीशन जो है इनके ऊपर लगा रखी है। कंडीशन एक तो कंडीशन प्रेसिडेंट होता है, एक सब्सिक्वेंट कंडीशन होता है। तो सब्सिक्वेंट अलग होती है, वो जब हम टीपीए पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनको कवर करेंगे। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे कि कोई कंडीशन पहले फुलफिलमेंट होएगी और तभी वो जो है ऑफर जो है एक्सेप्ट और जो भी है वो होएगी। अगर यहाँ पे वो जो है फुलफिलमेंट नहीं करता है कंडीशन प्रेसिडेंट को, तो भी क्या माना जाएगा कि वो जो ऑफर है वो रिवोक हो चुकी है, रिवोक कर दी है, अगर वो उस कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं करता है जिसको ऑफर की गई है। फर्दर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। डेथ और इंसैनिटी, बाय डेथ और इंसैनिटी, या तो बंदा इंसेन हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। जिसको ऑफर की गई है, पर्सन जो है जिसको ऑफर करी गई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन डिक्लेयर कर दिया जाता है, इंसेन हो जाता है, तो वो जो है हम ऑफर जो है उसको रिवोक जो है मानेंगे कि ऑफर जो है वो रिवोक हो चुकी है, रेवोकेशन हो चुकी है ऑफर की। फर्दर, यहां तक तो ये तो थे हमारे सेक्शन 6 के अंदर। अब हमने एक चीज और देखनी है कि बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जो है इसका मतलब ये है कि अगर ए पर्सन है, ए ने बी को ऑफर किया और बी फर्दर ए को ऑफर कर देता है किसी चीज के लिए कि अगर तुम ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर दोगे देन मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये जो है द ओरिजिनल ऑफर इज डीम्ड टू बी रिजेक्टेड बाय द न्यू ऑफर। सो यहाँ पे ये माना जाता है कि इसकी ऑफर जो है ये यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि बी जो है अपनी ऑफर जो है रख रहा है। अगर ये इसने एक्सेप्ट करनी होती बिना किसी कंडीशन के जो है वो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे एक तरह से ये डीम किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसने ए की ऑफर जो है ठुकराई है और अपनी कंडीशन जो है वो बता रहा है। सो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर डज नॉट सस्टेन एंड कैन नॉट एक्सेप्टेड आफ्टरवर्ड। सो बी जो है अपनी अलग से ऑफर कर रहा है, यहाँ पे न्यू ऑफर जो है क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज अगर इसको कोई प्रॉब्लम ना होती तो ए की जो है ऑफर एज इट इज इसको जो है कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। सो यहाँ पे ए की ऑफर जो है डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो कि ओरिजिनल ऑफर है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी एक केस है, बहुत ही मतलब फेमस केस है, हाइड वर्सेस रेंच। इनको भी हम करेंगे स्टडी, हाइड वर्सेस रेंच। सो होपफुली ये समझ आ गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड इसका मैनर क्या होता है। इन दोनों के जो है सेक्शंस जो हैं, कौन कौन से सेक्शंस है जिनके अंदर ये फॉल करती हैं, ये है सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 6। तो इन दोनों के अंदर जो है ये बता रखा है। सो चलिए अब आगे फर्दर मूव करते हैं। सो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। हम यहाँ पे पहले रेवोकेशन कर चुके हैं कि रेवोकेशन कैसे होती है, क्या मैनर होता है, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस जो हैं वो डील करते हैं, कौन कौन से डील करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में कि जब एक्सेप्टेंस होएगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाएंगे। पहले तो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग सेक्शंस देख लेते हैं। 2 क्लोज बी के रिगार्डिंग जो है ये जो है इसके बारे में बोलता है। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन दे रखी है 2 बी के अंदर, प्रॉमिस के अंदर सॉरी। सेकंड सेक्शन जो है सेक्शन 3 है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर है, तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग भी है। देन सेक्शन 4 का पैराग्राफ 2 जो है वो इसी से डील करता है। पैराग्राफ 2 जिसको हम जो है रीड विद करते हैं सेक्शन 5 के साथ।
चलिए अब यहाँ पे जो सेक्शन 4 है फुल इसको देख लेना एक बार। जो पहला पैरा है पोस्टल रूल है, जो इसको जो है इसके अंदर एक्सेप्टेंस का बता रखा है कि कब कंप्लीट होती है। ये कब कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। देन इसका सेकंड पैरा है कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है, तो जिसको हमने रेवोकेशन के साथ स्टडी करना है। फर्दर सेक्शन 5 का पैराग्राफ 2 जो है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। अगर रिवोक भी करनी है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही रिवोक हो सकती है, अदरवाइज आफ्टरवर्ड्स नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है। फर्दर सेक्शन नंबर 6 जो है, सेक्शन 6 का क्या हेडिंग है, एक्सेप्ट सेक्शन 7 का हेडिंग है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस जो है, सेवंथ में एक्सेप्टेंस जो है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब कि कोई कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, एज इट इज जो है एक्सेप्ट की जानी चाहिए। सेक्शन 8 डील करता है, सेक्शन 8 किसे डील करता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। सो दो चीजें, या तो कंडीशन परफॉर्म करने से एक्सेप्टेंस होना या फिर रिसीव करना कंसीडरेशन, कंसीडरेशन को रिसीव करने के ऊपर जो है एक्सेप्टेंस हो जाना। तो ये सेक्शन 8 है। सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 डील करता है वही जो मैंने पहले ही स्टडी करवा दिया है टाइप्स के अंदर, कि दो टाइप्स, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि दो मोड, राइटिंग एंड ओरल, एंड जो इम्प्लाइड है ये बाय कंडक्ट होती है, बाय कंडक्ट होते। तो ये सेक्शंस जो हैं एक्सेप्टेंस से डील करते हैं, मेन मेन जो सेक्शंस है, तो इनको इनके साथ जो है लिखना है एक्सेप्टेंस के केस में। सो कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर ऑफर इज एक्सेप्टेड। तो ये तो क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी क्रिएट होता है अगर ऑफर एक्सेप्ट होती है। बिना ऑफर एक्सेप्ट की एक जो है कोई पार्टी जो यहाँ पे बाउंड नहीं होती है एक दूसरे के लिए। When accepted it becomes a promise। जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। Which if other conditions of valid contract are satisfied then it will bind both the parties। तभी वो दोनों पार्टीज जो एक दूसरे को बाउंड जो है एक दूसरे के लिए बाइंड हो सकती हैं। एंड जो एक्सेप्टेंस है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है कि इसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस कौन कौन से डील करते हैं। फर्दर अब हम एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसेंशियल्स इसके एक्सेप्टेंस के। फर्स्ट इज एक्ट ऑफ असेंट। असेंट ये मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाई थी 2A 2B के अंदर कि जब डेफिनेशन उसके रिगार्डिंग पढ़ाई थी, प्रपोजल के रिगार्डिंग 2A के अंदर, सॉरी ऑफर के रिगार्डिंग, जिसको प्रपोजल बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो जब उसकी डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर ये असेंट मैंने करवाया था कि यहाँ पे किसके असेंट की बात हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए ने ऑफर किया बी को, तो यहाँ पे बी के असेंट की और काइंड ऑफ कंसेंट की यहाँ पे बात चल रही है कि इसका जो एक्ट है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उसके लिए कंसेंट मिलनी चाहिए इसकी। ठीक है। सो टर्म असेंट रेफर टू द मीनिंग ऑफ गिविंग कंसेंट अपॉन द टर्म ऑफ ऑफर एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोमिसर। गॉट इट, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे फर्दर कि देयर टू, सेकंड जो है यहाँ पे एक्ट ऑफ असेंट मतलब कि जो दूसरा पर्सन है उसके कंसेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फर्दर देयर टू, देयर टू का क्या मीनिंग है, देयर टू का मीनिंग होता है कि जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं ऑफर के अंदर, उनको एज इट इज जो है बिना उनके अंदर चेंज किए उनको एक्सेप्ट कर लेना। इट मीन्स सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन। If there is any change by the offeree then it becomes a counter offer। तो वो हमारी जो है नॉर्मल ऑफर
और एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगी, हमारी काउंटर ऑफर बन जाएगी। सो देयर टू। थर्ड इज communication must be given by the offeree or his duly authorized agent। थर्ड इसेंशियल है, कम्युनिकेशन जो है ऑफरी के द्वारा ही जो है क्यों किया जाना चाहिए, या फिर उसका जो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है। अगर अनऑथराइज्ड एजेंट कोई ये काम कर देता है तो वो जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती है, इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन वो जो कम्युनिकेशन है वो रिजल्ट जो है उसका नहीं आएगा। सो जो भी वर्ड्स हैं इसके अंदर, इसका मतलब यही है कि पर्सन या तो खुद जो है वो करेगा, या फिर उसका कोई ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो कर देगा, अदरवाइज किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो कम्युनिकेशन जो है कर पाए, दे सके वो। फोर्थ वन है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस जो है ये एब्सोल्यूट मतलब फुली होनी चाहिए, कंप्लीटली होनी चाहिए। यहाँ पे पार्शली एक्सेप्टेंस का कोई रूल नहीं है, पार्शली कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। सो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। पार्शल एक्सेप्टेंस जो होती है ये बाइंड नहीं करती है एक पर्सन को दूसरे के लिए, एक दूसरे को ये बाइंड नहीं करती है। तो इसलिए जो एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इससे रिगार्डिंग जो सेक्शन डील करता है, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 जो है डील करता है कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड। बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसको देख लेते हैं। बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में ये केस जो है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, इसके ऊपर जो है ये केस आया था। और इस केस में क्या बोला गया था कि जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी ऑफर की होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी द होल ऑफ द ऑफर। ऑफरी कैन नॉट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ इट्स टर्म्स। जो कि ऐसे नहीं कर सकता है कि जो ऑफर है उसका आधा पोर्शन जो कि उसके लिए फेवरेबल है, जो टर्म्स उसके फेवरेबल है उनको वो एक्सेप्ट कर ले, और जो उसके अनफेवरेबल है उनको रिजेक्ट कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर एक्सेप्ट करना होता है तो फुली एब्सोल्युटली इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है रिजेक्शन का जो है डीम कर लिया जाता है कि उसने रिवोक कर दिया है। आई होप यहां तक क्लियर है। एक्ट ऑफ असेंट देयर टू communication must be given by offeree or his duly authorized agent, not unauthorized agent. Fourth one is acceptance should be absolute, जो कि सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 जो सेम थिंग बोल रहा है। और इसके अंदर केस था बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर भी सेम चीज बोली गई थी कि एक्सेप्टेंस शुड बी द होल ऑफ ऑफर। ऑफरी कैन नॉट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ इट्स टर्म्स, जो कि उसके फेवरेबल हैं, और उनको रिजेक्ट कर दे जो उसके अनफेवरेबल हैं। सो ये केस जो है ऐसे नहीं चलता है। फर्दर पॉइंट नंबर 5, acceptance should be unqualified। acceptance should be unqualified मतलब ये भी सेक्शन 7 के अंदर ही जो है फॉल करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस जो है वो शुड बी रिगार्डिंग सेम टर्म्स ऑफ द बार्गेन और एज ऑफर। मतलब यहाँ पे ये है कि अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए। जो टर्म्स जो है ऑफरर ने जो ऑफर करी है ऑफरी को, वो एज इट इज वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको काउंटर ऑफर जो है यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जो है होनी चाहिए, सेक्शन 7 के अंदर मेंशन्ड है। होपफुली ये भी क्लियर है। फर्दर communication of acceptance not necessary when it is accepted by conduct। communication of acceptance not necessary when it is accepted by conduct। conduct का मतलब यही है कि अगर implied जो है वो काम चल रहा है, यहाँ पे implied वाला केस चल रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक केस, ये दो केसेस भी हैं इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी, जो कि किंग्स बेंच के द्वारा ये केस जो है सुना गया था, डिसाइड किया गया था। और जो सेकंड केस था वो भी इंग्लिश केस था, हाइट वर्सेस रेंच। तो देख लेते हैं कि जो इनके अंदर हेल्ड हुआ था क्या हुआ था। पहले केस में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में बोला गया था कि acceptance is to be made through conduct। जब वो acceptance जो made होती है, जो conduct के द्वारा बनती है, then communication of such acceptance not necessary। तो उसकी acceptance जो है, communication उसकी जो है वो necessary नहीं मानी जाती है। तो सेक्शन 8 जो है इसी चीज से डील विद करता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है कि जो acceptance है वो by performing condition और receiving consideration जो है होती है, देन क्या होएगा, इट विल अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आई होप क्लियर है। सेक्शन 8 क्या चीज कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। रिसीविंग कंसिडरेशन मतलब जैसे सर्विसेज का और गुड्स के रिगार्डिंग। देन उसके बाद क्या होएगा, देन इट विल ऑल्सो अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होना चाहिए। फर्दर अब कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक केस देख लिया, हाइड वर्सेस रेंच जो केस है इसके रिगार्डिंग भी सिमिलर चीज ही जो थी डिस्कस हुई थी। इन दोनों केसेस के अंदर सेम थिंग जो है बोली गई थी, इंग्लिश केसेस थे दोनों, और अभी भी इनका जो है रेफरेंस दिया जाता है हमारे इंडियन कोर्ट्स में। सो आगे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है इसेंशियल वो है acceptance cannot precede offer। मतलब if acceptance is made or given before a communication of offer, then it will not result into contract, then it will not result into contract। so ये मतलब ऐसे है कि एक्सेप्टेंस जो है अगर ऑफर से पहले ही हो जाती है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो है फॉर्म नहीं लेता है, वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसके अंदर केस जो था वो लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त है। तो ये जो कि जनरल ऑफर के ऊपर भी ये केस हम स्टडी करेंगे, स्टडी किया है थोड़ा बहुत, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन केसेस को। फर्दर acceptance should be communicated in time। acceptance जो है टाइम, विद इन टाइम होना चाहिए communicate। acceptance विद इन टाइम मतलब अगर तो उन्होंने टाइम मेंशन कर रखा है, इतने टाइम में जो acceptance है आपको communicate करनी है, अदरवाइज वो टाइम, अदरवाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि रीजनेबल टाइम जो है सेक्शन 46 के अंदर मेंशन है इसकी एक्सप्लेनेशन में, जो कि ये बताता है कि रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सो होपफुली यहां तक भी क्लियर है सबको। तो अब हम आगे जो है अब केस स्टडी कर लेते हैं, दो चार केसेस जो हैं इंपॉर्टेंट, जैसे लालमन शुक्ल केस है, इनको डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। और अगले लेक्चर में कंसीडरेशन तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम पोस्टल रूल को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा पोस्टल रूल भी, अदरवाइज इसके ऊपर अलग से लेक्चर जो है परसों में बना दूंगी। सो चलिए अब हम देखते हैं केसेस, केसेस जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस जो है ये है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त। 1913 का जो है ये केस था हमारा, 1913 का केस था। और ये जो है लैंडमार्क जजमेंट थी किस चीज के ऊपर, ये जनरल ऑफर के ऊपर। मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ जब मैंने टाइप्स करवाई हैं, तो उसके अंदर बताया था कि जनरल ऑफर के ऊपर जो है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट जो है रही है। तो इस जो केस के अंदर डिस्कस हुआ था वो ये था कि
जब हम ऑफर करते हैं किसी पर्सन को, तो उस पर्सन को जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पता होनी चाहिए, उसके नॉलेज में वो चीज होनी बहुत जरूरी है। सो ऑफर मे बी मेड टू द होल वर्ल्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज ओनली बाय एक्सेप्टेंस of the offer. First thing. Second, hence knowledge of the term of the offer is essential for acceptance. ओके देन और क्या कहा कि इस केस के अंदर और क्या कहा गया कि जो एक फैक्ट क्या थे, छोटे से फैक्ट्स हैं, ब्रीफली बताती हूँ कि एक पर्सन था, उसका बॉय, उसका बच्चा जो है मिस हो गया था, कहीं खो गया था। तो उसने क्या किया, उसने अपने सर्वेंट को भेजा उसकी सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। एंड सब्सिक्वेंटली वो क्या करता है, सब्सिक्वेंटली वो रिवॉर्ड ऑफर करता है कि अगर कोई भी पर्सन बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा, देन उसको जो है वो रिवॉर्ड जो है देगा। तो कोई रिवॉर्ड जो है स्पेसिफिकली वो वहां पे बोल देता है, अनाउंस कर देता है। तो इस केस में क्या होएगा, अब सर्वेंट जो है, जो ऑलरेडी जा चुका है, अब उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है ऑफर की कि इस टाइप की कोई ऑफर भी मालिक ने दे रखी है, कोई जनरल ऑफर भी दे रखी है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो सर्वेंट है वो जो है हकदार नहीं है रिवॉर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि जो सर्वेंट है वो ऑफर के टर्म्स और कंडीशंस जो है नहीं जानता है, यहाँ पे उसको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की कि ऐसा भी कुछ हुआ है। सो यहाँ पे उसके नॉलेज में होना जरूरी है, तो बंदे के नॉलेज में होना बहुत जरूरी है कि अच्छा ये जनरल ऑफर है, तो उसके लिए जो है वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज उसको क्लेम करने का राइट नहीं है। होपफुली ये केस समझ आ गया होगा। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त 1913 का केस है ये। और इसके जो अब ये केस इंपॉर्टेंट है, जितने भी केसेस इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनकी दो चार चीजें याद कर लिया करो। फर्स्ट कि किस जज ने ये जजमेंट दी है, किसने ये वर्डिक्ट दी है। दूसरा, और इसका ईयर याद कर लिया करो, ईयर कौन सा है। तीसरी चीज ये कि ये मेन की ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं हमारे होने चाहिए। हाई कोर्ट के केसेस लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हाई सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं इनको ही हमें इनको ही प्रेफर किया करो कि इनको ही स्टडी किया जाए। फर्स्ट जो जिस जज ने ये जजमेंट दी है उसका नाम जो है तुम खुद ढूंढोगे, लालमन शुक्ल का इस केस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। सो ये तो था लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त। सेकंड केस जो है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। अब ये 1893 का केस है और किंग्स बेंच मतलब इंग्लिश केस है ये। सो यहाँ पे क्वींस बेंच, सॉरी किंग्स बेंच नहीं, क्वींस बेंच। तो यहाँ पे अब क्या होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इस केस में क्या हुआ था मेनली कि जो चीज मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है ये भी। किस चीज के ऊपर, ये इस चीज के ऊपर है कि जो रेवोकेशन होती है ऑफर की, जो रेवोकेशन होती है ऑफर की, ऑफर की जो रेवोकेशन होती है बाय काउंटर क्लेम, तो वो जो है वो रिवोक मानी जाती है। कि अगर कोई ऑफर कर रहा है और उसको काउंटर ऑफर जो है कर रहा है दूसरा पर्सन जिसको ऑफर बनाई जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने इसको एक्सेप्ट करने की बजाय ए की ऑफर के उल्टा काउंटर ऑफर कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो कहीं हुई ही नहीं। ए वाली ऑफर की तो एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, बी उल्टा अपनी जो है डिजायर, अपनी पसंद जो है वो रख रहा है वहां पे। तो यहाँ पे ये चीज बोली है इस केस में कि इस केस में जो है ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगी, रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगी बाय काउंटर ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय
काउंटर ऑफर। फर्दर थर्ड केस जो था, इस केस का जो जज थे वो थे हमारे लॉर्ड वॉवेन। लॉर्ड वॉवेन। सो नेक्स्ट थर्ड केस जो है वो है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। इस केस के अंदर क्या डिस्कस हुआ था? इस केस के अंदर सेम हेल्ड हुआ था जो लालमन शुक्ल के केस में हेल्ड हुआ था। लालमन शुक्ल के केस में जो हेल्ड हुआ था उसने ये बोला था कि ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब अगर जनरल ऑफर है उसके केस में जो पर्सन है जो वो काम कर देता है, वो कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो उस पर्सन को उस ऑफर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसने वो काम तो कर दिया, वो कंडीशन तो कर दी फुलफिल, लेकिन उसको जो है ऑफर का नहीं पता था कि उस पर्सन ने जनरल ऑफर भी कर रखी है लोगों को कि इतना पैसा जो है मिलेगा इस काम का। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। नॉलेज किस चीज के रिगार्डिंग? ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफर। सो एक्सेप्टेंस के लिए नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड है, देन उसके बाद ही जो है आगे बढ़ सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की तरफ। सो होपफुली ये तीनों केस समझ आए होंगे। बाकी के केसेस जो हैं मैंने इसेंशियल्स के अंदर भी बताए हैं, 2-3 केसेस। इनको अच्छे से स्टडी कर लेना एंड आगे जो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम इसका कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉमिस, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कंसिडरेशन पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर अगर बीच में टाइम हुआ तो कल के लेक्चर में ही हम पोस्टल रूल कर लेंगे, नहीं तो पोस्टल रूल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, 5th लेक्चर में। कल वाले लेक्चर में हम कंसिडरेशन जो है स्टडी करेंगे। होपफुली ऑफर में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग ऑन इट, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। और अगर तुम्हें जुडिशरी के किसी को नोट्स चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट तो अभी विजिट कर सकते हैं www.onlinelawclass.com। So thank you for watching this video and bye bye for now. Rest we will continue in next lecture.